तो नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा है दैट इज एल्की। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं, चैप्टर में चलेंगे आराम से हम। आप जानते हैं बेसिकली जो हम इंटरमीडिएट्स के साथ डील करते हैं, तो मेनली कितने इंटरमीडिएट हमें देखने को मिलते हैं? 3। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बताओ? कार्बोकेटाइन की। सही बात है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। बिल्कुल सही, कार्बन फ्री रेडिकल। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे सामने रहेगा कार्ब एनायन। क्या रहेगा? कार्ब एनायन। इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर लिख सकते हैं आपके लेवल पर डू नॉट रीअरेंज। डू नॉट रीअरेंज, ये आपके रीअरेंज नहीं करते हैं आपके लेवल पर। ठीक है, ये रीअरेंज करता है काफी केसेस के अंदर, पर आपके पास ऐसा कोई भी केस नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बच गया है कार्बोकेटाइन जो कि रीअरेंज कर सकता है। सर ये बातें आप काफी टाइम से कर रहे हो, रीअरेंज कर सकता है, ये रीअरेंज हो सकता है, ये क्या होता है रीअरेंजमेंट और कैसे होता है रीअरेंजमेंट? तो उसी पर ही आज हमारा डिस्कशन रहेगा। दोस्तों ये जो इंटरमीडिएट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपका एल्कीन चैप्टर में काम आएगा, एल्काइन चैप्टर में काम आएगा, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव चैप्टर में काम आएगा, एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में काम आएगा, अल्कोहल वाले में काम आएगा, फिनॉल वाले में काम आएगा, ईथर वाले में काम आएगा। मतलब जितनी भी रिएक्शंस हैं आपके सिलेबस में, वहां 90% इंटरमीडिएट आपका कार्बोकेटाइन बनने वाला है। तो इसकी कुंडली तो हमें बढ़िया तरीके से समझ लेनी चाहिए। तो ये जो आपके सामने इंटरमीडिएट है जिसका नाम है कार्बोकेटाइन, इस पर हम बात कर रहे हैं में रीअरेंज। ये आपका रीअरेंज कर सकता है, करेगा ही करेगा जरूरी नहीं है। अब उसी पर ही हमारी चर्चाएं होंगी कि कब ये रीअरेंजमेंट करता है और कब ये रीअरेंजमेंट नहीं करता है और कैसे होता है इसका रीअरेंजमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, एक बार आप लगा दीजिए ये हेडिंग, फिर इसके नीचे हम बातें करेंगे। जो भी बच्चे अभी नहीं आए हैं वो नेक्स्ट क्लास में जब भी आए टॉपिक पढ़कर आए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आकर बैठोगे तो आपको कुछ भी चमकने वाला नहीं है। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप गेस्ट अपीयरेंस दें और आपको समझ में आने लग जाए। जो पूरी मेहनत करते हैं उनको तो चमकता भी नहीं है, और हम सोचते हैं कि हम बस जाके बैठेंगे और हमें समझ में आ जाएगा। नहीं होता है इस सब्जेक्ट में ऐसा। सुलटा दिया है। तो आपके लेवल पर केवल एक ही इंटरमीडिएट है जिसका रीअरेंजमेंट आपको सोचना है, बाकी किसी के रीअरेंजमेंट के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्या दुनिया में यही 3 इंटरमीडिएट है? जी नहीं। इंटरमीडिएट अब आप अच्छे से जानते हैं, जो ना रिएक्टेंट साइड है और ना ही प्रोडक्ट साइड है, बीच में बना और बीच में ही निपट गया, उसे इंटरमीडिएट कहते हैं। बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हैं पर हमारे सिलेबस में मेनली यही 3 आते हैं। लिखिए रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, पॉइंट्स कर कर लिख दीजिए, ऐसा पहला पॉइंट बना दीजिए फिर हम समझेंगे उसको। Rearrangement in carbocation is spontaneous. Rearrangement in carbocation is spontaneous. Rearrangement in carbocation is spontaneous. इसका मतलब समझे? अगर केटाइन को रीअरेंज करना होगा तो वो अपने आप रीअरेंज कर लेगा।
अगर उसको रीअरेंज करना होगा वो अपने आप रीअरेंज कर लेगा, अगर आपने नहीं करवाया तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होगा। दूसरी बात, उसको मोटिवेट करने की जरूरत, हाँ, उसको आप धक्का मुक्की नहीं करेंगे कि चल रीअरेंज हो जा, वो अपने आप रीअरेंज हो जाएगा। कब रीअरेंज होगा वो अगला पॉइंट आपको समझाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन ए कार्बोकेटायन, इन ए कार्बोकेटायन n number of rearrangements, in a carbocation n number of rearrangements, in a carbocation n number of rearrangements are possible, in a carbocation n number of rearrangements are possible। n कब लिखते हैं, जब हमें काउंटिंग ना मालूम हो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, मतलब कितनी भी बार रीअरेंज कर सकता है। In a carbocation n number of rearrangements are possible, but after each rearrangement, but after each rearrangement, but after each rearrangement, the newly formed carbocation, but after each rearrangement, the newly formed carbocation must be more stable, the newly formed carbocation must be more stable than the previous one, must be more stable than the previous one। अब आप समझिए रीअरेंजमेंट कैसे होता है। मान लीजिए कार्बोकेटाइन आपके सामने है, ये कार्बोकेटाइन कैसा है, लेस स्टेबल। कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा अपने आप को, यहां पर हम लिखेंगे क्या प्रोसेस हो रहा है, रीअरेंजमेंट। मैं समझाऊंगा सारी बातें ना, अभी आप बस लिखेंगे। ये आपका एग्जिस्टिंग कार्बोकेटाइन है, विच इज क्या है, लेस। ये रीअरेंज करके लेस स्टेबल से किस में चला जाएगा, मोर स्टेबल। तो आपका कार्बोकेटाइन तभी रीअरेंज करेगा जब वो लेस स्टेबल से किस में चला जाए, मोर स्टेबल। और बात सुनिए ध्यान से मेरी बात, स्टेबिलिटी मस्ट इंक्रीज, स्टेबिलिटी मस्ट इंक्रीज, स्टेबिलिटी मस्ट इंक्रीज बाय किस किस से आपकी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। सबसे पहला रेजोनेंस, कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाए। दूसरा हाइपर कॉन्जुकेशन, हाइपर कॉन्जुकेशन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तीसरा रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन, रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन, मतलब कुल मिलाकर आपके पुराने वाले केटाइन से नया वाला केटाइन ज्यादा स्टेबल बनना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है, या तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाए, या हाइपर कॉन्जुकेशन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाए, या रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। ये समझाऊंगा मैं आपको रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, किस तरीके से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अगर आपसे पूछे कि कोई केटाइन कब रीअरेंज करता है, तो क्या बोलोगे आप कि लेस स्टेबल से किस में जा रहा हो, मोर स्टेबल के अंदर जा रहा हो, तभी वो रीअरेंज करेगा। अगर इससे भी कम स्टेबल बन रहा होगा या सेम स्टेबिलिटी का बन रहा होगा तो वो रीअरेंज नहीं करेगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, नोट डाउन कर दीजिए। सुलटा दिया है, ये सारे पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बढ़िया तरीके से, एग्जांपल्स के थ्रू, परेशान होने की जरूरत नहीं है। निपटा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अब सुलटा दिया है। नो सर, नो सर, छुट्टियों में लिखना है, भूल गए हो क्या। हाँ, मुझे पता है तुम चाह रहे हो कि थोड़ी उस पर बात कर दूं, डिस्कशन क्यों नहीं कर रहा, तू पढ़ाए क्यों जा रहा है।
मैं समझता हूं तुम्हारी भावनाओं को, पर मुझे आगे पढ़ाना है और मैं चाहता हूं कि लोग मुझे पढ़ाने के नाम से ही जाने। तो मैं आपके बीच में रह के अपनी आदत खराब करने वाला नहीं हूं, ठीक है। आगे से इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिलेक्शन होगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा, भले आप फिर कुछ भी कर लीजिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, माइग्रेटिंग एटम ओब्लिक ग्रुप, migrating atom oblique group, migrating atom oblique group, migrating atom oblique group migrates with bonded pair of electrons, migrating atom oblique group migrates with bonded pair of electrons, migrating atom oblique groups migrates with bonded pair of इलेक्ट्रॉन्स। ब्रैकेट में लिखो हिंदी में, एनायन बनकर, एनायन बनकर, ब्रैकेट में लिख दो हिंदी में, एनायन बनकर। राक्षस मैंने हिंदी में बोला है, पता कैसे लिख रहे हैं? बनकर। ये चैटिंग का इंपैक्ट दिख रहा है तुमके ऊपर, हिंदी एकदम गायब हो चुकी है। फिर बाद में वो दूसरे वाला बंकर लिख दिया होगा कुछ लोगों ने, बनकर नहीं बंकर लिख दिया होगा। एनायन बनकर, क्लोज द ब्रैकेट। नेक्स्ट पॉइंट, shifting is one to shift, 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 shifting is 1, 2 shift, इस प्रकार से लिखते हैं, shifting is 1 to shift। क्लियर? आप बिल्कुल ये कहना चाह रहे होंगे कि अभी तक हमें कुछ भी नहीं चमका है, तो मैं भी आपको बता दूं मैंने कुछ चमकाया ही। अब समझेंगे सारी बातें जो लिखी है, वो 1 बाय 1 समझ में आएंगे। सभी के पेन डाउन, नजरें बोर्ड पर होनी चाहिए और बढ़िया तरीके से सुनना है चीजों को, क्योंकि अगर ये नहीं चमका तो आगे काफी रिएक्शंस आपको चमकने वाली नहीं है। मान लीजिए आपके सामने ये एक कार्बोकेटायन आ गया है, आपके सामने ये एक कार्बोकेटायन आ गया है। मुद्दा ये नहीं है कि ये बना कैसे, मुद्दा ये है ये बन गया किसी रिएक्शन में एज एन इंटरमीडिएट। तो क्या ये रीअरेंज कर सकता है या नहीं कर सकता, और अगर ये रीअरेंज करेगा तो फिर किस प्रकार से आपको यहां पर रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप सोचिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से उठकर इस कार्बन पर आ जाए तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन से क्या बन जाएगा, 2 डिग्री। मतलब ये लेस स्टेबल से क्या बन जाएगा, मोर स्टेबल। सही बात है कि नहीं है? तो मतलब ये रीअरेंज तो कर सकता है। धीरे धीरे आपको आपके सवालों का जवाब मिलने लगेगा। अगर रीअरेंज कर सकता है तो फिर रीअरेंजमेंट होता कैसे है? ध्यान से सुनिए मेरी बात को। रीअरेंजमेंट करवाने के स्टार्टिंग में कुछ बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, उसके बाद आप बड़ी आसानी से करने लगेंगे। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन पर क्या लिख देना है, 1। उससे नेक्स्ट एटम पर क्या लिख देना है, 2। 2 नंबर एटम से कोई एटम या ग्रुप माइग्रेट करेगा। किससे? 2 नंबर एटम से। जैसे 2 नंबर कार्बन है ना, तो इस कार्बन पर ये हाइड्रोजन है, ये भी कौन है बताओ, हाइड्रोजन, और ये क्या है, मिथाइल। तो रीअरेंजमेंट के अंदर 2 नंबर से कोई एटम या ग्रुप कहां पर जाएगा, 1 पर। 2 नंबर से कोई एटम या ग्रुप कहां जाएगा, 1 पर। आगे बात समझ में? और पॉजिटिव चार्ज आपका 1 से कहां पर आ जाएगा, 2 पर। एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज। एटम और ग्रुप 2 से कहां जाएगा, 1 पर, और पॉजिटिव चार्ज 1 से कहां जाएगा, 2 पर। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? इसे ही हम 1 टू शिफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 टू शिफ्टिंग। मतलब पॉजिटिव चार्ज अपने एडजेसेंट एटम पर जाएगा, उससे आगे नहीं जा सकता एक बार में, हमेशा एडजेसेंट पर खिसक कर आगे बढ़ेगा। तो यहां पर अगर रीअरेंजमेंट हुआ तो कैसे हो सकता है? सबसे पहला ऑप्शन सोचिए, बताइए 2 नंबर से क्या आपका ये H जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, पर हमने आपको बताया है कि जो भी जाएगा वो अपने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाएगा।
मतलब एनायन बंद कर जाएगा। अब सोचिए ना, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो जाने वाला इलेक्ट्रॉन लेकर जाए, तो यहां से ये H किसकी फॉर्म में माइग्रेट करेगा? H माइनस की फॉर्म। जो भी जाएगा वो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा। अब बताइए, H प्लस बनकर माइग्रेट करेगा, या H रेडिकल बनकर माइग्रेट करेगा, या H माइनस बनकर? और H माइनस को क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। याद आया? तो ये आपको देखने को मिलेगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब आपका हाइड्राइड 2 से कहां चला जाएगा? 1 पर। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपका जो हाइड्रोजन है शिफ्ट होकर 2 से 1 पर गया। अब आप बताइए, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर गया कि नहीं गया? तो यहां पर H माइनस जुड़ा, तो ये तो क्या हो गया? न्यूट्रल। भाई प्लस और माइनस क्या हो गया? तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया, क्योंकि इस बॉन्ड में आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक किसका था? हाइड्रोजन का, एक किसका था? और वो दोनों लेकर चला गया, तो कार्बन ने तो इलेक्ट्रॉन खो दिया ना, तो कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इसे ही हम रीअरेंजमेंट कहते हैं। अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से इस कार्बन पर आ गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीअरेंजमेंट। These two are same cations or different? These are two different cations. इस केटाइन का नाम है प्रोपाइल केटाइन और इसका नाम है आइसोप्रोपाइल केटाइन। रीअरेंजमेंट के बाद केटाइन सेम रहता है कि बदल जाता है? बदल जाता है, वो केटाइन रहा ही नहीं। अब आप थोड़ी सी स्टेबिलिटी की बात कीजिए। आप देखो, इस कार्बोकेटाइन के अंदर क्या आपको रेजोनेंस देखने को मिल रहा है? देखो, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है। जी हां, कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट कार्बन कौन सा कार्बन होता है? अल्फा। बताइए कितने CH बॉन्ड हाइपर कर सकते हैं? 2। तो आप यहां पर कह सकते हो इसमें स्टेबलाइजेशन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। कितने अल्फा H है? 2। आप बताइए, क्या ये कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस है? क्या हाइपर कॉन्जुगेशन है? कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, 3 और 3, बताओ कितने अल्फा H है? इसका मतलब ये आपका जो एग्जिस्टिंग कार्बोकेटाइन था वो कैसा था? बोलते जाओ, कैसा था? और ये कैसा बना? तो बताइए, ये रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? अगर आपका कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल जा रहा है तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अब 2 नंबर पर देखो, हाइड्रोजन से और मिथाइल है, तो हाइड्रोजन को भेजने पर आपके एग्जिस्टिंग से क्या बना है? ज्यादा स्टेबल। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, क्या कि सर क्या हम मिथाइल को नहीं भेज सकते? क्या 2 नंबर पर केवल एटम ही जा सकता है, कोई ग्रुप नहीं जा सकता? ग्रुप भी जा सकता है, ये पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप भी शिफ्ट हो सकता है, पर कंडीशन यह है जो भी जाएगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा, एनायन बनकर जाएगा। आइए हम देखते हैं कि यहां पर 1,2 अगर मिथाइल शिफ्ट करवाते, क्या करवाते? 1,2 मिथाइल शिफ्ट, तो बताइए नया केटाइन कैसा बनता? थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, ये आपके सामने है। बताइए 2 नंबर से मिथाइल किस पर आ जाएगा? 1 नंबर पर। तो 2 नंबर से मिथाइल आ गया है 1 नंबर पर, और पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां चला जाएगा? बताइए, 1 से 2 पर। तो यही नया केटाइन बनेगा। अगर आप गौर से देखोगे दोनों केटाइन सेम है, तो आप बताइए क्या हम यहां पर मिथाइल की शिफ्टिंग करवाएं? नो, ये तो रीअरेंजमेंट होगा ही, क्योंकि केटाइन क्या बन गया है? सेम। सेम स्टेबिलिटी का भी नहीं बनना, ज्यादा ही स्टेबल बनना चाहिए। तो इस प्रकार का रीअरेंजमेंट यहां देखने को नहीं मिलेगा। पहला सवाल, क्या ये केटाइन रीअरेंज करेगा? पहला सवाल, क्या ये केटाइन रीअरेंज करेगा? बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, अगर रीअरेंज करेगा तो 2 नंबर से मिथाइल को जाना पड़ेगा कि हाइड्रोजन को? एग्जैक्टली, हाइड्राइड शिफ्ट देखने को मिलेगा, मिथाइल शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा। पहला एग्जांपल, अभी आप समझते जाइए बढ़िया तरीके से। दूसरा एग्जांपल, छापने की जल्दबाजी प्लीज आप मत कीजिए। अगर आप चीजों को समझोगे नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर टाइम लग रहा है इनको, देखिए कुछ सेकंड भी नहीं लगेंगे थोड़ी देर बाद। कॉन्सेप्ट जब बन रहे होते हैं तो स्पीड पर कभी ध्यान मत दीजिए, समझने पर ध्यान दीजिए। ये हमारे सामने कार्बोकेटाइन है। अब पहला सवाल, क्या ये रीअरेंज करेगा या नहीं करेगा?
और रीअरेंज करेगा तो 2 नंबर से मिथाइल जाएगा, इथाइल जाएगा या फिर हाइड्रोजन जाएगा। सभी सवालों के जवाब देंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट रीअरेंज करवाने का, जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उस पर लिख लो 1 और उससे नेक्स्ट कार्बन पर लिख लो 2। अगर शिफ्टिंग हुई, रीअरेंजमेंट हुआ तो क्लियर है 2 से 1 पर कोई ना कोई जाएगा। सबसे पहले हम किसको शिफ्ट करवाना चाहते हैं? हाइड्रोजन को। तो जो भी जाएगा वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा, एनायन बनकर जाएगा। क्लियर? जैसे हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे। तो अगर इसने शिफ्टिंग की तो ये आपका कहलाएगा, बताइए क्या? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये कहलाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। आगे बात समझ में? अगर ऐसा हुआ तो आपके सामने नया केटाइन कैसा बनेगा दोस्तों, एक बार मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। ये H बताइए 1 से कहां चला गया है? सॉरी 2 से 1 पर। और पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां जाएगा बताइए? पॉजिटिव चार्ज 1 से 2 पर। एक्सचेंज हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज एंड एटम या ग्रुप। तो हाइड्रोजन गया है 2 से 1 पर, चार्ज आ गया है 1 से 2 पर। इसे 1-2 शिफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, इसमें क्या ये आपका बना हुआ ये कार्बोकेटाइन आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? क्योंकि हम स्टेबिलिटी में सबसे पहले क्या देखते हैं? रेजोनेंस। हमें यही कंपेयर करना है कि ये एग्जिस्टिंग है और ये रीअरेंजमेंट के बाद है। तो रीअरेंजमेंट के बाद एग्जिस्टिंग से ज्यादा स्टेबल बनना, तभी रीअरेंज करेगा। तो स्टेबिलिटी कंपैरिजन तो करेंगे ना, और स्टेबिलिटी कंपैरिजन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? रेजोनेंस। तो क्या इसमें रेजोनेंस है? तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन है। कितना आपका CH बॉन्ड हाइपर करेगा? दिस कार्बन इज अल्फा, तो यहां पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन करता हुआ नजर आएगा 1 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें बताइए क्या आपके बने हुए केटाइन में रेजोनेंस है? नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन है। कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट कार्बन, कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट कार्बन, कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट कार्बन। बताइए कितने अल्फा H है? 3, 3, 6 और 2। बताइए एग्जिस्टिंग से ज्यादा स्टेबल बना कि कम स्टेबल बना? इसका मतलब मेरे भाई ये आपका था लेस स्टेबल। क्लियर? और ये आपका क्या बना है? मोर स्टेबल। तो ये तो आपका जवाब मिल गया कि केटाइन रीअरेंज तो करेगा, केटाइन रीअरेंज तो करेगा। दूसरा, 1 मिनट सर, मेरा सवाल आपसे कुछ और भी है। आपको कैसे पता चला हाइड्राइड शिफ्ट करेगा? अगर मैं मिथाइल को शिफ्ट करवाऊं तो बिल्कुल मिथाइल भी शिफ्ट कर सकता है। अगर मिथाइल शिफ्ट करना चाहे 2 नंबर से कोई भी शिफ्ट कर सकता है, पर जो भी शिफ्ट करेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा। अगर इसको शिफ्टिंग करनी है तो ये पूरा ग्रुप उठकर 2 से 1 पर चला जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा बताइए? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्या कहलाएगा? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अगर मिथाइल शिफ्ट हुई तो मुझे नया केटाइन क्या बनेगा वो बताइए। आप बताइए आपका मिथाइल कहां पहुंच गया है? 2 से 1 पर। सही बात है कि नहीं है? और पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा आप बताइए? पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा? 1 से 2 पर। तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और वो मिथाइल वहां पर चला गया है। अब मेरी बात का फिर से जवाब दीजिए। इस केटाइन में केवल एक अल्फा H है और उस केटाइन में कितने अल्फा H है बताओ? 2 और 2 5। कौन बोल रहा है भाई? कितने हैं? 4। तो ये भी आपके एग्जिस्टिंग केटाइन से तो ज्यादा ही स्टेबल है। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, विच केटाइन इज मोर स्टेबल? दिस केटाइन इज मोर स्टेबल। मतलब हाइड्राइड शिफ्ट करे तो भी एग्जिस्टिंग से ज्यादा स्टेबल बन रहा है, मिथाइल शिफ्ट करे तो भी एग्जिस्टिंग से ज्यादा स्टेबल बन रहा है। बात सही है कि नहीं है? अभी सुनते जाओ। मान लीजिए सर आप इस पूरे ग्रुप को शिफ्ट कर दीजिए इथाइल को, क्या पूरा ग्रुप जा सकता है? जी हां, 2 नंबर से पूरा उठकर 1 नंबर पर चला जाएगा। अगर ऐसा हुआ, कौन सी शिफ्टिंग करवा दी आपने बताइए? इथाइल। तो यहां पर आपको देखने को मिल सकता है 1,2 इथाइल शिफ्ट। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर इथाइल की शिफ्टिंग करवाई तो नया केटाइन कैसे बनेगा? आपका जो इथाइल है वो कहां से कहां जाएगा आप मुझे बताइए? 2 से 1 पर। तो यहां पर आपका इथाइल वाला जो ग्रुप है वो आ चुका है। कहां से कहां पर आ गया है बताइए? आपका 2 से 1 पर। तो ये पूरा इथाइल उठकर 2 से 1 पर और पॉजिटिव चार्ज 1 से 2 पर। क्या नया केटाइन यही स्टेप बनकर आएगा? जी हां। बताइए इसमें कितने अल्फा H है? 3 और 2 5। मतलब ये भी आपके एग्जिस्टिंग से क्या है?
ज्यादा स्टेबल। ये बढ़िया क्वेश्चन है और क्लियरिटी आपको लेकर देगा। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, बेहतरीन एग्जाम्पल है। पहले वाले एग्जाम्पल में क्लियर था कि हाइड्रोजन के शिफ्टिंग से ही ज्यादा स्टेबल बन रहा था, तो यहां कंफ्यूजन नहीं। यहां पर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करवाता हूं तो भी एग्जिस्टिंग से ज्यादा स्टेबल बनता है, मिथाइल की शिफ्टिंग करवाता हूं तो भी एग्जिस्टिंग से ज्यादा स्टेबल बनता है, और दोस्त अगर मैं इथाइल की शिफ्टिंग करवाता हूं तो भी एग्जिस्टिंग से ज्यादा स्टेबल बनता है। अब मुद्दा यह है कि इन तीनों में से रीअरेंजमेंट करने के बाद बनेगा कौन सा। तो अगर एक से ज्यादा ज्यादा स्टेबल बन रहे हो, एक से ज्यादा ज्यादा स्टेबल बन रहे हो, तो हमें वो केटाइन बनाना है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब बताओ इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल। इसमें 8 अल्फा एच, इसमें 4 अल्फा एच और इसमें 5 अल्फा एच। बताइए कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इन तीनों में से ये क्या है, मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल का मतलब इस धरती पर सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। इसका मतलब हम यहां पर मिथाइल की शिफ्टिंग नहीं करवाएंगे, इसका मतलब हम इथाइल की शिफ्टिंग नहीं करवाएंगे। किसकी शिफ्टिंग करवाएंगे, हाइड्राइड की शिफ्टिंग करवाएंगे। तो पहला सवाल, क्या ये केटाइन रीअरेंज करेगा। बिल्कुल करेगा, क्योंकि आप देखो 1 डिग्री से कहां पहुंच गया, सीधा 3 डिग्री। 1 डिग्री से 3 डिग्री, डिग्री से भी आप देख सकते हो। बताओ कौन से डिग्री का कार्बोकेटाइन था ये, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट के बाद कौन सा बन गया बताओ, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो रीअरेंज करने में इसको क्या नुकसान है भाई। यहां पर बताओ कैसा था ये, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और रीअरेंजमेंट के बाद फिर से कैसा बन गया है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और आप जानते हैं 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है नॉर्मली 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो पहला सवाल, क्या ये केटाइन रीअरेंज करेगा, एग्जैक्टली करेगा। दूसरा सवाल, अगर रीअरेंजमेंट करेगा तो 2 नंबर से शिफ्टिंग किसकी करवाओगे, हाइड्राइड की, मिथाइल की या इथाइल की, हाइड्राइड की। आप बोलोगे सर हम एक बार करवा के देखेंगे, हाइड्राइड को भी भेजेंगे, मिथाइल को भी भेजेंगे, इथाइल को भी भेज देंगे, जो सबसे ज्यादा स्टेबल बनकर आएगा उसी की शिफ्टिंग करवाएंगे हम। बात आपकी सही है, पर ऐसे कार्य आप अपनी क्लासरूम में कर सकते हैं क्योंकि वहां पर टाइम लिमिट नहीं है। बढ़िया तरीके से आप इंप्रेस कीजिए किसी को, देखो कि ये सबसे बढ़िया स्टेबल बन रहा है, पर एग्जामिनेशन सेंटर में एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं होता। जो सीख कर आए उसको सीधा अप्लाई करना पड़ता है। अब आप समझो, आप यहीं से देखकर बता सकते हो कि शिफ्टिंग किसकी होनी चाहिए। कुछ लोग रट लेते हैं कि ये हो तो ये रीअरेंज करवा दो। आप समझो सिंपल सी बात, आप देखो पहले वाले में आपने किसको भेजा, किसको भेजा, हाइड्राइड को भेजा, और किसको रिटेन किया, 2 नंबर पर किसको रिटेन किया, मिथाइल को रिटेन किया, इथाइल को भी। और देखो जब रिटेन किया तो आप जानते हैं आपका एटम तो 2 से 1 पर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज 1 से 2 पर आएगा। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहां पर आया तो जिन्होंने रिटेन किया उनका फायदा देखो। आपने यहां पर मिथाइल रिटेन किया कि नहीं किया, बताइए मिथाइल की वजह से आपको कितने अल्फा एच मिल रहे हैं, 3 अल्फा एच मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। बताइए इथाइल की वजह से आपको कितने अल्फा एच मिल रहे हैं, 2 अल्फा एच। सही बात है कि नहीं है। आप सोचिए अगर आप यहां से मिथाइल की शिफ्टिंग करवा देते तो आपको सीधा 3 अल्फा एच का नुकसान होता, जो कि आपके बनने वाले केटाइन को 3 अल्फा एच से स्टेबलाइज कर रहा है। और इथाइल की शिफ्टिंग करवा देते तो आपको सीधा 2 अल्फा एच का नुकसान होता। और आपने हाइड्राइड को भेजकर कोई नुकसान नहीं किया है। नीचे देखो, जब आपने किसको भेजा, मिथाइल को, और किसको रिटेन किया, इथाइल और हाइड्रोजन। तो आप देखो इथाइल अभी भी आपको कितने अल्फा एच दे रहा है, बताओ कितने अल्फा एच प्रोवाइड कर रहा है, 2। पर ये हाइड्रोजन का तो कोई काम ही, आप बताइए क्या ये CH बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, नहीं। और क्या इसका इंडक्टिव भी लग पाएगा, नहीं, इसका तो इंडक्टिव भी नहीं लगता। तो इस हाइड्रोजन को रखने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, बल्कि हमने मिथाइल को भेजकर सीधे कितना अल्फा एच का नुकसान कर लिया है, 3। ऊपर वाले केटाइन को देखो, मिथाइल जब मौजूद है तो बने हुए केटाइन को हाइपर से स्टेबलाइज कर रहा है, और जब मिथाइल गायब हो गया सीधे 3 अल्फा एच कम हो गए। नीचे वाले में देखो, मिथाइल को रिटेन किया, अच्छी बात है, कितने अल्फा एच दे रहा है बताओ, 3। लेकिन आपने इथाइल को भेज दिया, अगर इथाइल होता तो कितने अल्फा एच देता, 2 अल्फा एच। इसका मतलब आप हमेशा दिमाग में रखेंगे कि जब आप शिफ्टिंग करवाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहां आने वाला है। कहां पर आने वाला है पॉजिटिव चार्ज, यहां पर। तो जो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे उनको होल्ड करेंगे हम।
हाइड्रोजन के जाने से हमें कोई नुकसान नहीं है, इसके जाने से 3 अल्फा एच का नुकसान, इसके जाने से, तो हम इनको रिटेन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बनने वाले केटायन को क्या करेंगे? स्टेबलाइज। तो हम यहीं से बता सकते थे कि इसके जाने से 3 का नुकसान है, उसके जाने से 2 का नुकसान, इसके जाने से कोई नुकसान। मतलब साफ साफ शब्दों में कह दीजिए सर, कहना क्या चाहते हो? अरे मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाई, अगर 2 नंबर पर जब तक हाइड्रोजन है ना, सोचना ही भेजो उसको। 2 नंबर पर जब तक हाइड्रोजन है, सोचना ही भेजो उसको। क्यों? क्योंकि उसके जाने से हमें कोई नुकसान, मिथाइल और इथाइल है तो दोनों को रिटेन कीजिए। अगर आपको यह बात समझ में आई होगी ना दोस्तों, तो आप मेरे अगले सवाल का जवाब दे पाएंगे। अगर आपको यह वाली मेरी बात समझ में आ गई होगी तो आप मेरे इस सवाल का जवाब दे पाएंगे दोस्तों। मान लीजिए ये कार्बोकेटाइन आपके सामने बनकर आ गया है। पहला सवाल, क्या ये रीअरेंज करेगा? आप सोचो, ये पॉजिटिव यहां से यहां आएगा तो 1 डिग्री से सीधा 3 डिग्री, तो रीअरेंजमेंट तो करेगा, एग्जिस्टिंग से ज्यादा स्टेबल बनेगा। अब मुद्दा यह है कि रीअरेंजमेंट करवाओगे किसका? ये नंबर 1 और ये नंबर 2 नंबर से किसको भेजोगे? मिथाइल को भेजोगे, इथाइल को भेजोगे या आइसोप्रोपाइल को भेजोगे? पता लग गया कि नहीं पता लग गया? इसके जाने से 2 अल्फा एच का नुकसान, इसके जाने से 3 और इसके जाने से 1, तो जिसमें सबसे कम नुकसान है वही झेलेंगे। क्लियर? अब आप देखो, एक क्या करेगा? सब भेज के देखेगा, सर भेज लेते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं? 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवाइए, बढ़िया तरीके से करवाइए, क्योंकि अभी आपके पास कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है। कितनी भी देर में आप क्वेश्चन कीजिए, बस आप आंसर देखते हैं, खुशियां मनाते हैं कि अरे वाह मैंने इसको सुलटा दिया। लेकिन अगर आपने पेपर में अननेसेसरी टाइम वेस्ट किया तो एग्जामिनर बोलेगा मैंने भी तुझे सुलटा दिया, क्योंकि पेपर पूरा होने ही नहीं देगा। तो अब आपने किसकी शिफ्टिंग करवाई है? मिथाइल की। बताइए, एग्जिस्टिंग से ज्यादा स्टेबल या कम स्टेबल? ज्यादा। ये आपका कैसा कार्बोकेटाइन है? लेस स्टेबल। रीअरेंजमेंट के बाद क्या बन रहा है? मोर स्टेबल। सही बात है कि गलत बात है? बताओ। एग्जिस्टिंग से तो ज्यादा ही स्टेबल है। बताइए, इसमें कितने अल्फा एच है? 0, देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें कितने अल्फा एच है? बताओ। ये भी अल्फा कार्बन 2, ये भी अल्फा कार्बन 2 और ये भी अल्फा कार्बन 1, तो कितने अल्फा एच है? बताओ। देयर आर 5 अल्फा हाइड्रोजन्स। नेक्स्ट, मान लीजिए आपने किस किस शिफ्टिंग करवा दी है? इथाइल की, तो 1,2 इथाइल शिफ्ट। इस बार किसको भेजना है? बताओ। इथाइल को। तो पूरा का पूरा इथाइल ग्रुप उठकर कहां चला जाएगा? 1 पर। पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? 2 पर। तो अगर ये वाला आपके सामने बना, अब आपको समझ में आएगा। देखो चीजों पर ध्यान दो। आपने कौन से ग्रुप को रिटेन किया है इस बार? मिथाइल। नो डाउट आपको फायदा होगा इथाइल के कंपैरिजन में। कैसे? आप बताइए, जब यहां से इथाइल आपका शिफ्ट होकर जाएगा तो दिस इज योर इथाइल ग्रुप, जो कि क्या होकर आया है? शिफ्ट। बताइए, एक आपके एग्जिस्टिंग से कम स्टेबल है कि ज्यादा? ज्यादा ही स्टेबल है एग्जिस्टिंग से। तो बताओ इसमें कितने अल्फा एच है? 3, 2 5 और 1 6। क्योंकि जब मिथाइल रिटेन किया 3 अल्फा एच दिया, तो इसको तो रिटेन करना है जिसके पास अल्फा एच ज्यादा है। तो इसमें कितने अल्फा एच आए? बताइए, 6। अब आप सोचिए, अगर आपको यहां पर शिफ्टिंग करवानी पड़ जाए 1,2 किसकी? आइसोप्रोपाइल ग्रुप की। कौन से वाले की? आइसोप्रोपाइल ग्रुप की। अगर आपको शिफ्टिंग करवानी पड़ जाए तो इस बार आपने किस किस को रिटेन किया है? बताइए। आपने मिथाइल को रिटेन किया और आपने इथाइल को रिटेन किया, और किसको शिफ्ट होने दिया है? बताओ। आइसोप्रोपाइल ग्रुप को। और बताइए, ये भी आपके एग्जिस्टिंग से तो क्या है? ज्यादा ही स्टेबल है, क्योंकि उधर तो अल्फा एच है ही नहीं। बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर? 3, 2 5 और 2 7। आप बताइए, सबसे ज्यादा अल्फा एच इसी में आए कि नहीं आए? क्योंकि आपने यहां मिथाइल को रिटेन किया है, 3 अल्फा एच दे रहा है। इथाइल को रिटेन किया है, 2 अल्फा एच दे रहा है। आइसोप्रोपाइल को भेजा, जिससे केवल 1 अल्फा एच का नुकसान हुआ था मेरे दोस्तों। तो आप यहीं से देखकर बता सकते हैं कि अगर रीअरेंजमेंट हुआ तो हमें किसकी शिफ्टिंग करवानी चाहिए। पहला पॉइंट, अगर 2 नंबर पर हाइड्रोजन है तो सोचना ही हाइड्राइड शिफ्ट होगी, और 99.9% केसेस में हाइड्राइड अवेलेबल होता है नीट में आने वाले क्वेश्चंस में, तो हाइड्राइड करेंगे। अगर हाइड्राइड नहीं है तो हम यहीं से देखकर बता देंगे किसको शिफ्टिंग करवानी चाहिए। इन सभी में ये वाला केटाइन कैसा है? बताइए,
मोस्ट स्टेबल। अगर सारे ही एग्जिस्टिंग से ज्यादा स्टेबल बने तो हमें कौन सा बनाना है जो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो पहला सवाल, क्या ये केटाइन रीअरेंज करेगा? बिल्कुल। दूसरा सवाल, अगर रीअरेंज करेगा तो शिफ्टिंग किसकी होगी? मिथाइल की? नहीं। इथाइल की? नहीं। किसकी? आइसोप्रोपाइल। दैट्स इट, रटने की जरूरत ही। आइए सुलटाइए जल्दी से। एटम और ग्रुप कौन से वाले कार्बन से माइग्रेट करेगा? माइग्रेट या शिफ्ट करना एक ही बात है। सेकेंड नंबर से, सेकेंड से कहां जाएगा? वन पर। एनायन बनकर जाएगा, केटायन बनकर जाएगा कि रेडिकल बनकर? एग्जैक्टली। ग्रुप और एटम जाएगा टू से वन पर, और पॉजिटिव चार्ज आएगा वन से टू पर। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। सुलटा दीजिए। क्या हमेशा केटायन रीअरेंज करेगा? क्या कंडीशन है? एग्जिस्टिंग से ज्यादा स्टेबल बनना। दैट्स इट। सेम स्टेबिलिटी का नहीं चलेगा, कम स्टेबिलिटी का तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आप जानते कोई लेस स्टेबल क्यों ही बनना चाहे? क्या ऐसा कभी रेडिकल में देखने को मिले तो रेडिकल भी रीअरेंज कर जाएगा? रेडिकल रीअरेंजमेंट शो नहीं करता आपके लेवल पर। कभी धक्का मुक्की करके उसको भी रीअरेंज करवा दो कि केटाइन तूने सिखा दिया, अब कुछ तो हम भी करवाएंगे। रेडिकल और एनायन का हम करवा देते हैं। इसलिए बार बार लिख रहा हूं कि वो आपके लेवल पर रीअरेंजमेंट शो नहीं करेंगे। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई।
सुलटा दिया है। अब एक बार वापस सोचो, देखो बताओ 2 नंबर पर H भी है मिथाइल भी है, किसको जाना चाहिए? देखो वही गया। वापस देखो 2 नंबर पर H भी है मिथाइल भी है इथाइल भी है, किसको शिफ्ट करना चाहिए? देखो वहीं से शिफ्टिंग हुई। तो आपको हर किसी को शिफ्ट करवा के देखने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप किसी चीज को सीख रहे हो ना, मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूं, हमेशा उस टाइम पर आप स्पीड मत देखिए, बिल्कुल भी मत देखिए, सीखने पर ध्यान दीजिए। चीज समझ में आ जाएगी, ऑटोमेटिक टाइम नहीं लगेगा। आजकल क्या हर आदमी ज्ञान दे रहा है और दिया गया ज्ञान सही हो उसका कोई प्रूफ, कि ऐसे 20 क्वेश्चन कर रहे हो केमिस्ट्री के, टाइम लिमिट सेट कर दो 10 मिनट में होना चाहिए, बच्चा कह रहा है नहीं हो रहा, 25 लग गए मेरे को, डिप्रेशन में आ रहा है। बल्कि जरूरत ही पहली बार सोल्व करोगे तो अच्छा खासा टाइम लगेगा। ये जो टाइम सेट करके सोल्व करने वाली टेक्निक होती है वो तब होती है जब 2 से 3 बार रिवाइज कर चुके हो टॉपिक को। और ज्ञान भी कहां से देते हैं? एक दूसरे की रील देखकर। खुद कहीं से रील देख के आएगा, फिर वैसा ही वो ज्ञान दे देगा। शिफ्टिंग हमेशा कौन सी करवानी है? 1 2। शिफ्टिंग या माइग्रेशन एक ही बात है। 2 नंबर से 1 नंबर पर ही जाएगा, 3 नंबर से डायरेक्ट नहीं जाएगा। 1 2 करके ही रीअरेंज करेगा, जितनी बार भी रीअरेंज करेगा। अभी आएंगे आपके पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी। निपटा दिया है। अगर एक से ज्यादा स्टेबल बन रहे हो तो सबसे ज्यादा स्टेबल बनाना है, और वो आपको पहले पता चल जाएगा कि किसका आपको माइग्रेशन करवाना चाहिए। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता है कि सर कौन माइग्रेट करेगा। आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों? हाँ या ना? अरे मरे हुए की तरह कैसे बोल रहे हो? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, कितने लोगों ने नहीं लिखा है? जल्दी करो। अब सुलटा दिया है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखिए, पेन डाउन, और मुझे बताइए अगर ये केटाइन कभी आपके सामने आ गया तो रीअरेंज हुआ तो किसको आप शिफ्ट करवाएंगे? पहला बताइए, क्या ये कार्बो केटाइन रीअरेंज करेगा? सोचो ये पॉजिटिव यहां से यहां आ जाए तो ये 1 डिग्री से सीधा कैसा बन सकता है? 3 डिग्री, ज्यादा स्टेबल बन सकता है। तो अगर माइग्रेट हुआ तो किसको जाना चाहिए? ये 1 है और ये 2 है, 2 से किसको शिफ्ट करना चाहिए? मैंने क्या बोला, जब तक हाइड्रोजन है सोचना ही, वही शिफ्ट होगा। सोचना ही नहीं है जब तक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ना हो तब थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ता है, वरना जरूरत ही नहीं है। ये लो, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करवाएं, ये देखिए ये आपने करवा दी है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट।
आप बताइए, अगर आपने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाया तो आपके सामने क्या यही केटायन बनकर आएगा दोस्तों? गौर से देखिए, ये आपका हाइड्रोजन यहां पर आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहां पर। हाइड्राइड गया, वो 2 से 1 पर, पॉजिटिव आया 1 से 2 पर। कुछ लोग चोरी छिपे चाप रहे, प्लीज वैसा ना करें, समझने पर ध्यान दें। आप बताइए, ये आपका कैसा कार्बोकेटायन था? 1 डिग्री, और रीअरेंजमेंट के बाद कैसा बन गया है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी बड़ी होगी। और सोचो, ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं था और ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। गजब की स्टेबिलिटी पाएगा। रेजोनेंस भी करने को मिल रहा है, 3 और 3 6, अल्फा एच हाइपर भी करने को मिल रहा है। कमाल स्टेबल हो गया ये तो। क्लियर? मगर सर अगर हम मिथाइल की शिफ्टिंग करवाते तो चलिए देख लेते हैं। 1,2 मिथाइल शिफ्ट। आप बताइए, अगर मिथाइल शिफ्ट होता तो केटाइन कैसा बनता? ये मिथाइल यहां से खिसक कर कहां चला जाता? 1 पर। अगर मिथाइल 1 पर जाता तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाता बताइए? 2 पर। ये केटाइन बनता कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता। आप बताइए, क्या ये केटाइन आपके एग्जिस्टिंग केटाइन से ज्यादा स्टेबल है? बिल्कुल, इससे तो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये भी तो कैसा है आपका, बताओ, 2 डिग्री कार्बो केटाइन। ऊपर से क्या इस कार्बो केटाइन को रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा? ये देखो, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहां तो रेजोनेंस था ही नहीं, तो यहां तो रेजोनेंस है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इससे तो ज्यादा स्टेबल बना है। जब किसने शिफ्टिंग की है? मिथाइल ने। अब मान लीजिए अगर फिनाइल की शिफ्टिंग करवा दे, 1,2 फिनाइल शिफ्ट, 1,2 फिनाइल शिफ्ट। अगर हम फिनाइल की शिफ्टिंग करवा दें तो ये फिनाइल ग्रुप पूरा माइग्रेट होकर यहां पर चला जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो नया केटाइन आप बताओ कैसा बनेगा? पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दोस्तों 1 से 2 पर, और फिनाइल चला जाएगा आपका 2 से 1 पर। आप बताओ, क्या आपके एग्जिस्टिंग केटाइन से ज्यादा स्टेबल बना है? हाँ, एग्जिस्टिंग से तो ज्यादा ही स्टेबल है, क्योंकि कैसा बन गया है? 2 डिग्री कार्बो केटाइन। तो अब फिर से सोचो, तीनों केटाइन आपके एग्जिस्टिंग केटाइन से ज्यादा स्टेबल है। तो मैं हाइड्राइड की शिफ्टिंग करवाऊं, मैं मिथाइल की शिफ्टिंग करवाऊं, या फिनाइल की शिफ्टिंग करवाऊं? किसकी शिफ्टिंग करवाऊं? तो आप जानते हैं, इनमें भी सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। पहली बात, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये रेजोनेंस है, वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पर इसमें रेजोनेंस के साथ साथ 3 और 3 6 अल्फा एच, और इसमें मात्र 2 अल्फा एच। तो इन तीनों केटाइन में से ये कौन सा केटाइन है? मोस्ट स्टेबल। इसका मतलब इसमें हम ये वाली शिफ्टिंग नहीं करवाएंगे, ये वाली शिफ्टिंग नहीं करवाएंगे, ये वाली शिफ्टिंग हम करवा देंगे। यहीं से पता था मैं 2 नंबर पर हाइड्रोजन उसी को शिफ्ट करवाना चाहिए। ये सब नौटंकी की जरूरत ही नहीं थी, पर हम थोड़ी सी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाना चाहते थे, इसलिए हमने इसको दोबारा से भी सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में अब आप डायरेक्ट जवाब देंगे दोस्तों, डायरेक्ट जवाब देंगे। मुझे बताइए, अगर जीवन में कभी ये कार्बोकेटाइन आपके सामने बनकर आ गया है तो इसका रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? पहला सवाल, ये रीअरेंज करेगा या नहीं करेगा? देखो, इस कार्बन पर आप क्या लिखोगे? 1, इस पर क्या लिखोगे? 2, और इस पर भी क्या लिखोगे? 2। तो ये इधर भी जा सकता है, वो उधर भी जा सकता है, 2 नंबर पर जा सकता है। आप बताइए, इधर जाना पसंद करेगा ये? अभी राइट नाउ कौन सी डिग्री का कार्बोकेटाइन है? अगर इधर गया तो कैसा हो जाएगा? 1 डिग्री। एग्जिस्टिंग से कम स्टेबल क्यों ही बनेगा? तो जाहिर सी बात, उधर तो नहीं जाएगा। किधर जाएगा? इधर। अब इधर जाएगा तो शिफ्टिंग किसकी होगी? सर कैसी बातें कर रहे, तीनों ही तो मिथाइल है, किसी की भी शिफ्टिंग करवा दीजिए, तो तीनों में से कोई एक यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो पहला सवाल का जवाब, क्या यहां पर ये केटाइन रीअरेंज करेगा? करेगा। दूसरा, अगर रीअरेंज करेगा तो शिफ्टिंग किसकी होगी? मिथाइल की। ये कैसा सवाल था? ये तो 2 कोड़ी का सवाल था, क्योंकि इसमें तो और कोई ऑप्शन में है ही नहीं। क्या ये केटाइन आपके एग्जिस्टिंग केटाइन से ज्यादा स्टेबल है? जी हां। इसमें मात्र कितने अल्फा एच थे बताओ? 3 अल्फा एच। इसमें बताओ 3 3 6 और 1 7 अल्फा एच। मतलब ये आपके एग्जिस्टिंग केटाइन से ज्यादा स्टेबल कार्बो केटाइन है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? एक साथ लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों आप लोगों के बीच में कुछ इस प्रकार से है। क्या केटाइन हमेशा ही रीअरेंज करेगा दोस्तों? क्या केटाइन हमेशा ही रीअरेंज करेगा दोस्तों? बताइए, इस कार्बोकेटाइन के बारे में क्या ख्यालात है? क्या यह रीअरेंज करेगा या नहीं करेगा?
सोचो थोड़ा, क्या ये रीअरेंज करेगा या नहीं करेगा? सबसे पहले जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर क्या लिख लो? 1, उससे नेक्स्ट पर 2, और इधर भी रीअरेंजमेंट होगा तो एटम और ग्रुप कहां से माइग्रेट करेंगे? 2 से। और आपका पॉजिटिव चार्ज कहां से कहा जाएगा? 1 से 2। सही बात है। तो आप सोचो, क्या ये पॉजिटिव यहां से यहां आना पसंद करेगा? राइट नाउ आपका कार्बोकेटाइन कौन सा है? 2 डिग्री। तो यहां आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा? क्यों ही करेगा, एग्जिस्टिंग से कम स्टेबल क्यों ही बनेगा। लेकिन अगर इधर आ जाए तो भी 2 डिग्री से 2 डिग्री रहेगा। या फिर अगर हम बात करें अल्फा एच की टर्म में तो अल्फा एच उल्टे कम हो जाएंगे। राइट नाउ कितने अल्फा एच है? 3 और 2 5। मेरे सवाल का जवाब सुनना बढ़िया तरीके से। अगर रीअरेंजमेंट हुआ, अगर रीअरेंजमेंट हुआ तो आप बताओ 2 नंबर से किसको भेजोगे? 2 नंबर पर हाइड्रोजन अवेलेबल है और 2 नंबर पर ये टर्सरी ब्यूटाइल पूरा का पूरा ग्रुप अवेलेबल है। आप बताओ अगर रीअरेंजमेंट हुआ तो आप किसको भेजना पसंद करोगे? हाइड्रोजन। अगर 2 नंबर पर एच है तो सर सोचना ही नहीं है, हम सीख चुके हैं ये तो। क्लियर? तो अगर हमने मान लीजिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा भी दी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा भी दी सर, तो बताइए नया कार्बोकेटायन हमारे सामने यही बनकर आएगा कि नहीं बनकर आएगा? H कहां चला गया है बताइए? 2 से 1 पर। पॉजिटिव चार्ज आ गया बताइए 1 से 2 पर। बताइए ये कौन सी डिग्री का कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री का। तो 2 डिग्री से 2 डिग्री जाना पसंद नहीं करेगा। ऊपर से अल्फा एच देखिए, उसमें कितने थे? 5, और इसमें कितने हैं? मात्र 2 अल्फा एच। इसका मतलब ये जो आपका कार्बोकेटायन था ये क्या था? मोर। और आपने रीअरेंज करवा के कैसा बना दिया है? लेस स्टेबल। बताइए इस तरीके का रीअरेंजमेंट करवाओगे क्या? नहीं। तो ऐसा नहीं है कि अगर केटायन बन गया तो हमेशा रीअरेंज करेगा ही करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तभी रीअरेंज करेगा जब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। सीधी सी बात है, स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर अब रीअरेंज करवा दो। अरे अब क्यों करवा दे रीअरेंज? जब ये यहां से यहां ही नहीं आएगा तो इससे आगे क्यों जाएगा? मेन मुद्दा यह है, क्या ये केटायन यहां से यहां आना पसंद करेगा? नहीं। तो आगे की तो बात ही सोचना बकवास है। आगे बात समझ में? कई बार हम ये सोचते हैं कि सर अब अगर रीअरेंजमेंट हो जाए तो ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आफ्टर ईच रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी मस्ट इंक्रीज। यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही, मतलब ये रीअरेंज नहीं करेगा। एक कार्बोकेटायन आप बताओ कितनी बार रीअरेंज कर सकता है? कितनी बार रीअरेंज कर सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी बार भी रीअरेंज कर सकता है? बस हर बार स्टेबिलिटी बढ़नी। दोस्तों बताइए क्या ये कार्बोकेटायन रीअरेंज करेगा? बताइए, यहां पर लिख देता हूं 1, यहां पर लिख देता हूं 2। बताइए रीअरेंज करेगा? अगर ये पॉजिटिव यहां से यहां जाए तो 1 डिग्री से कहां पहुंच जाएगा? बताइए 1 डिग्री से 2 डिग्री। अब मुद्दा यह है कि 2 से कौन माइग्रेट करेगा? क्या 2 नंबर पर हाइड्रोजन अवेलेबल है? सोचने की जरूरत ही। तो यहां पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। बताइए क्या यहां से यहां जाने पर आपके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ी है? बढ़ी है। ऐसे समझाऊं, 1 डिग्री से कैसा हो गया है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ऐसे समझो, यहां पर कितने अल्फा एच थे? मात्र 2 अल्फा एच। अब बताओ कितने हो गए? 3 और 2 5 अल्फा एच। तो यहां से यहां जाने पर अल्फा एच में इजाफा हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्या ये कार्बोकेटायन फर्दर रीअरेंज करेगा? तो आप बताइए, फर्दर रीअरेंज करेगा तो फिर से आपको लिखना पड़ेगा इसके ऊपर 1 और इसके ऊपर 2। बताइए 2 नंबर से किसको भेजोगे? अगर एच अवेलेबल है तो सर सोचना ही नहीं है। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अगर आपने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा दिया दोस्तों तो ये क्या हो गया है? यहां पर तो आपके अल्फा एच जो है वो क्या हो गए हैं? बताइए कम हो गए हैं। कितने अल्फा एच बच गए हैं? मात्र 2 अल्फा एच। और 2 डिग्री से कहां पर लेकर गए आप इसको बताओ? 2 डिग्री। यहां कितने अल्फा एच थे? 5। और यहां पर कितने हो गए हैं? 2। तो बताइए क्या ये रीअरेंजमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या अल्फा एच बढ़ना कंपलसरी है या स्टेबिलिटी बढ़ना कंपलसरी है? तो इस बात पर ध्यान दीजिए ना, अल्फा एच बढ़े उससे कोई लेना देना, क्योंकि दोस्त स्टेबिलिटी बढ़नी और स्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि अब ये केटायन आपका क्या करने लग गया है? बताइए रेजोनेंस। तो ये आपका कार्बोकेटायन हो गया है रेजोनेंस
स्टेबलाइज्ड। अब इसको कद्दू फर्क नहीं पड़ता किससे, अल्फा एच से। तो ये केटायन बताओ कितनी बार रीअरेंज कर गया, 2 बार। आफ्टर ईच रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी बढ़ रही, यहां से यहां जाने पर अल्फा एच बढ़े, यहां से यहां जाने पर रेजोनेंस होने लग गया है। तो आप बताइए एक केटायन कितनी बार रीअरेंज करता है, n नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितनी बार भी कर सकता है। देन व्हाट इज द कंडीशन, आफ्टर ईच रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी मस्ट इंक्रीज, हाँ या ना। छापिए, आगे बढ़ो। Rearrangement of carbocation is spontaneous or non-spontaneous? कार्बोकेटाइन केवल कब रीअरेंज करता है, जब उसकी स्टेबिलिटी बढ़े। स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब हमेशा अल्फा एच बढ़ना होता है क्या, स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब स्टेबिलिटी बढ़नी, चाहे वो रेजोनेंस से बढ़े चाहे हाइपर से बढ़े, हमें उससे कद्दू फर्क नहीं पड़ता। ये होती है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ये आपको होनी ही चाहिए सब्जेक्ट में। जीओसी में कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बढ़िया से रिवाइज कर लेना, इस पूरे टॉपिक में काम आएगी, इनफैक्ट आगे तक काम आएगी। तो जहां पर हमने एप्लीकेशंस में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ाया है उसको एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लेना दोस्तों। मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा जीओसी में कब कौन सा रिवाइज करना है। एल्केन्स वाले में रेडिकल हमारे रिवाइज हो गए, अब हमारे कौन रिवाइज होंगे, कार्बोकेटाइंस। सुलटा दिए हो क्या, लिखेंगे जल्दी जल्दी भाई। क्या कर रहा है राक्षस, नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दे, दोबारा समझाऊंगा, इसे डराने की कोशिश मत करो। ये तुम सास बहू वाले कार्यक्रम कर रहे हो, ऐसा ही तो होता है, सास बहू की नहीं बनती है और बहू किचन में और सास बाहर है तो बर्तन गिराने लगती है। जिस घर में बर्तनों की आवाज आने लगे समझ जाओ माहौल गर्म है। तुम वही दर्शाने की कोशिश कर रहे हो, बोतलें गिरा रहे हो। आप और हम दोनों एक ही साइड हैं। हाँ, पहले इस बात को क्लियर कर लो कि मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूं, आप भी चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, मैं भी चाहता हूं आपका सिलेक्शन हो, पर मुझे मालूम है सिलेक्शन पढ़ने से होता है, इसलिए पढ़ाना तो पड़ेगा। आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों, बोतल का नाम सुनकर कुछ लोग खो गए, वो वापस आ जाए।
जल्दी जल्दी निपटाएं भाई। आखिरी केटाइन रीअरेंज करेगा कि नहीं करेगा? अरे देखो अल्फा एच बढ़ रहे हैं, डिग्री बढ़ रही है मेरे भाई। देखो देखो थोड़ा सा गौर से देखो, बताओ कौन से डिग्री का कार्बोकेटाइन है? 2 डिग्री। और रीअरेंजमेंट के बाद बताओ कैसा हो गया है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। बताइए, तो ये केटाइन उसमें जाना पसंद करेगा कि नहीं करेगा? यहां से देखो, अगर आपका हाइड्राइड शिफ्ट कर जाए, मतलब इसमें हो जाए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो देखो वो केटाइन बन जाएगा आपके सामने। इसमें देखो अल्फा एच कितने हैं, यहां पर कितने हैं बताओ? 2। यहां पर बताओ कितने हैं? 2, 4। यहां पर बताओ कितने हैं? 2, 6। और इसमें तो मात्र कितने अल्फा एच थे आपके बताओ? एक तो ये था और एक वो था, मतलब 2 यहां और एक वहां। और वहां पर कितने अल्फा एच हैं? 6। तो अल्फा एच बढ़ तो रहे हैं। बताइए रीअरेंज करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। ऐसे कोई लुभावने ऑफर दे, एक्सेप्ट मत करना। लेकिन सर मेरा मन तो मान गया था, मैं तो ऑलमोस्ट एग्री करने वाला था, आपने क्रॉस कर दिया। कैसे नहीं करेगा? तो दोस्त आप भूल चुके हैं ब्रैड्स रूल को। किसको भूल चुके हैं? ब्रैड्स रूल। उसने बोला था कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। आपके ब्रिज हेड एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 हो नहीं सकती जब तक कि रिंग साइज 8 यार्ड से ज्यादा ना हो जाए। तो अगर स्टेबिलिटी भी कंपैरिजन आप जानते हैं, तो हमने ऐसा क्वेश्चन जीओसी में किया हुआ है दोस्तों। इनफैक्ट ये केटाइन तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। इन दोनों केटाइन में से इसी की ही स्टेबिलिटी ज्यादा है। जीओसी में जाकर आप चेक करें, हमने इस पर बढ़िया तरीके से बातें की हुई है। ब्रेड्स रूल, एक ब्रिज्ड बाइसाइक्लो था, एक फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। और कहां लगता था ब्रेड्स रूल आपका? ब्रिज्ड बाइसाइक्लो। तो ब्रेड्स रूल लिख दिया है मैंने। हालांकि काफी लोगों को गजनी होने का एहसास हो रहा होगा कि ये सुना सुना लग रहा है, पर ये वाला याद हमें आ नहीं रहा है। तो उन्हीं के लिए लिखा गया है कि जीओसी में जाके रिकॉल करें ब्रेड्स रूल को, आपको बातें समझ में आ जाए। निपटा दिया है, आगे बढ़ सकते हैं। रीअरेंजमेंट में ही दोस्तों हम चल रहे हैं, और इसी में ही नेक्स्ट पार्ट, मतलब इसी में रहेगा हमारा रिंग एक्सपांसन। क्या रहेगा? रिंग एक्सपांसन। नाम देखकर ही आपको पता चल गया होगा, एक्सपांसन का मतलब बढ़ना, रिंग एक्सपांसन मतलब रिंग साइज का बढ़ना। यह भी आपके रीअरेंजमेंट का ही पार्ट है, पर हम थोड़ा सा इसको अलग से डील कर लेते हैं रिंग एक्सपांसन के नाम से। रिंग एक्सपांसन लिखिए इसके अंदर। if there is carbocation if there is carbocation if there is carbocation next to the four membered ring, if there is carbocation if there is carbocation next to the four membered ring or five membered ring, if there is carbocation next to the four membered ring or five membered ring, then ring expansion will take place. Then ring expansion will take place. Then ring expansion will take place. कोमा लगा के लिखेंगे।
4-membered ring will convert into 5-membered. 4-membered ring will convert into 5-membered. 4-membered ring will convert into 5-membered. And 5-membered ring and 5-membered ring and 5-membered ring will convert into 6-membered. And 5-membered ring will convert into 6-membered ring. And 5-membered ring will convert into 6-membered ring. 4 की रिंग किस में चली जाएगी और 5 की रिंग किस में चली जाएगी? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए ध्यान से सुनिए, पहले बताना कहां कहां रिंग एक्सपांसन होगा और कहां कहां रिंग एक्सपांसन नहीं होगा. हमारे बिल्कुल बेसिक क्लियर ना होने की वजह से हल्के हल्के क्वेश्चंस हम गलत कर देते हैं. जो लिखी गई थ्योरी है अगर आपको वो क्लियर हुई होगी तो आप बता पाएंगे. आप बताइए यहां पर रिंग एक्सपांसन होगा या फिर नहीं होगा? ये देखो, ध्यान से देखो, सभी के पेन डाउन. ये आपकी कितने की रिंग है? 4 की. और इसके 4 की रिंग से नेक्स्ट कार्बन पर क्या पॉजिटिव चार्ज है? तो यहां रिंग एक्सपांसन होगा. और देखो ये आपकी कितने की रिंग है बताइए? 5 की. और यहां 5 की रिंग से नेक्स्ट एटम पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव. कितने की रिंग से अगले एटम पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए? या तो 4 से या 5. तो 5 की रिंग के आगे पॉजिटिव चार्ज है, सो देयर विल बी रिंग एक्सपांसन. बढ़िया तरीके से समझिए. मान लीजिए अगर आपके सामने ये वाला केटायन दिया हुआ है, आप बताइए क्या यहां पर रिंग एक्सपांसन होगा? यस, दिस इज योर 4-membered एंड 4-membered रिंग से नेक्स्ट कार्बन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव. सो देयर विल बी रिंग एक्सपांसन. समझते जाइए दोस्तों बढ़िया तरीके से. मान लीजिए अगर हमारे सामने ये गिवन है और यहां पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, बताइए क्या यहां रिंग एक्सपांसन होगा? जी हां, ये है 5-membered रिंग. 5-membered रिंग या 4-membered रिंग से नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, देन देयर विल बी रिंग एक्सपांसन. अब वापस समझो दोस्तों ध्यान से, क्या यहां पर रिंग एक्सपांसन होगा? देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस देखो. यहां रिंग से अगले एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, ये आपकी रिंग है और इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव. और यहां रिंग के ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सो देयर विल बी नो रिंग एक्सपांसन. हमें यह मालूम होना चाहिए कब होता है और कब नहीं होता है. अगर मान लीजिए आपके सामने यह दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या यहां रिंग एक्सपांसन होगा? नहीं. मतलब रिंग के एटम पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, उससे नेक्स्ट पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. आपकी थ्योरी यही कह रही है. अगर आपको थ्योरी पार्ट क्लियर है तो आप इन बातों को समझ पाए, वरना इन दोनों में भी बच्चों को पता ही नहीं चलता कि रिंग एक्सपांसन क्यों नहीं हो रहा है. कैसे क्यों वो तो बाद में बात करेंगे, पर आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कब रीअरेंज होता है, मतलब रिंग एक्सपांसन होता है और कब नहीं होता है. अब आप ध्यान से सुनिए, आपको छापने का मौका दिया जाएगा. आपके सामने कभी ये कार्बोकेटायन आ जाए, आपके सामने कभी मान लीजिए ये कार्बोकेटायन आ जाए, ठीक है? तो इस कार्बोकेटायन के पास रीअरेंज करने के 2 ऑप्शंस होते हैं. कितने ऑप्शंस होते हैं? 2. पहला ऑप्शन सुनिए, पहला ऑप्शन, अगर मैं इसको क्या बोल दूं? 1 और इसको क्या बोल दूं? 2. तो बताइए 2 नंबर पर अभी भी हाइड्रोजन अवेलेबल है क्या? है. आपको कैसे पता चला सर हाइड्रोजन? अरे भाई 4 बॉन्ड बनाने के लिए H तो लगाना ही पड़ेगा. कैसे कैसे बातें करते हो कई बार तुम लोग. तो यहां पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट. अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर मैंने करवा दी है तो आप बताइए ये केटायन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आप बताओ इसमें कितने अल्फा एच था? बताइए मात्र 1 अल्फा एच. इसमें कितने अल्फा एच है? 3, 2 5 और 2 7 अल्फा एच. सही बात है कि नहीं है? इसके रीअरेंज करने का एक तरीका ये है, रिंग के सामने जब कार्बोकेटायन बने तो एक तो ये ऐसे रीअरेंज कर सकता है जो नॉर्मली अभी तक आपने हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाई थी. एक इसके रीअरेंज करने का तरीका यह भी है कि रिंग साइज को बढ़ा ले. किसको बढ़ा ले? रिंग साइज को बढ़ा ले और ये आपके सामने बनकर आ जाए. ये कैसे बना वो मुद्दा नहीं है, पर मैं बता रहा हूं कि ये केटायन आपको 2 तरीके से रीअरेंज करता हुआ दिख सकता है. एक इस प्रकार से जिसमें अल्फा एच बढ़ रहे हैं
और एक इस प्रकार से जहां 1,2 सिग्मा शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी। थोड़ी देर में चीजें समझ में आएंगी। आप बताइए, अगर ये दोनों ऑप्शन आपके सामने रखे जाएं तो आप क्या करवाएंगे? ऊपर वाला काम या नीचे वाला? नीचे वाले में कितने अल्फा एच है मात्र बताओ? 4 अल्फा एच। और ऊपर वाले में कितने अल्फा एच है? 7। आप बताओ कौन से वाला काम करवाओगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? आपको पहले ही बता दिया गया है कि आपको क्या करवाना है। 4 मेंबर रिंग के सामने वाले कार्बन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो रिंग एक्सपांशन करवाना है, यानी कि रिंग की साइज बढ़ानी है। आपको इस रास्ते से नहीं जाना, आपको इस रास्ते से जाना है। और इस रास्ते के जाने के पीछे का रीजन रहेगा क्या? रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, चाहे कैसे भी बढ़े। ऊपर रिंग कितने की है बताओ? रिंग कितने की है? 4 की। नीचे रिंग कितने की है? 5 की। आइए मैं आपको समझाता हूं क्या मतलब होता है रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन का। जीओसी में अपनी ईएलपी में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको मैं समझाने पर आऊं तो बहुत हल्के में समझा के जा सकता हूं, बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं, क्योंकि आंसर भिड़ाना होता है। और कॉन्सेप्चुअली अगर चीजों को समझा जाए तो वास्तव में ही अच्छी बातें निकल कर आती है। जैसे समझिए दोस्तों, समझिए, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। एक कार्बोकेटायन आपके पास ये है, क्लियर? एक कार्बोकेटायन आपके पास ये है, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है? एक कार्बोकेटायन आप लोगों के पास ये है। ये 3 कार्बोकेटायन मैंने आपके सामने रखे हैं एंड वी वांट टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज 3 कार्बोकेटायंस। आपकी ईएलपी का क्वेश्चन है। मैं इसको बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूं। देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो हम देखेंगे रेजोनेंस, किसी में भी रेजोनेंस है। उसके बाद क्या देखेंगे? हाइपर। कितने अल्फा एच है? 4। कितने अल्फा एच है? कितने अल्फा एच है? अल्फा एच भी बराबर। फिर क्या देखेंगे? इंडक्टिव। तो यहां पर बताओ कितने CH2 ग्रुप्स का प्लस आई लग रहा है? 2 का। यहां पर कितने हैं बताओ? 3। आप बताइए यहां पर कार्बन क्या है? ज्यादा, तो प्लस आई भी। और यहां तो और भी कार्बन, तो प्लस आई भी। और मैंने बता दिया कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहने वाला है। पर मेरी एक्सप्लेनेशन एकदम घटिया, 2 कौड़ी की और कहीं भी ऑथेंटिक नहीं है। मतलब ये एक्सप्लेनेशन है ही नहीं इसकी, लेकिन मैंने आंसर तो बढ़ा दिया ना, समझा दिया मैंने कि देखो यहां प्लस आई कम है, कार्बन कम है, यहां प्लस आई ज्यादा है, वहां और भी ज्यादा है। हो गया। आप बोलो तालियां, भाई साहब मास्टर जोर से बोला है, तालियां तो बनती है। पर दिस इज नॉट द ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन। यही तो स्टेटमेंट, यही तो फंसता है बच्चा। उसको आंसर याद है, आंसर निकालना आता है तरीके से, कहानियां सुना सुना के निकाला जाता है आंसर, पर असर्शन रीजन में मामला फंस जाता है। कभी भी किसी पॉलीगन का इंटरनल एंगल निकालना आता है? बताइए फिर इंटरनल एंगल का क्या फॉर्मूला होता है? इंटरनल एंगल का, किसी भी पॉलीगन का इंटरनल एंगल बताइए कैसे निकालते हो? 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। हो सकता है आप दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल में ले रहे हो। जैसे अगर आपके पास क्या है? ट्राइंगल, एन इज द नंबर ऑफ एटम्स इन द पॉलीगन। जैसे ये क्या है? ट्राइंगल। तो बताओ एन की वैल्यू क्या रखोगे यहां पर? 3। अगर एन की वैल्यू 3 रखोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ गया इंटरनल एंगल। अगर ये आपके सामने है तो एन की वैल्यू क्या रखोगे? 4, तो इंटरनल एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। और एन आपका पेंटागन है तो एन की वैल्यू क्या रखोगे? 5, तो इंटरनल एंगल कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 108 के आसपास। आई बात समझ में? तो आपका अगर हम लेकर चलें, ट्राइंगल का इंटरनल एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। कई बार हम बात करते हैं, ये आपके सामने है, इसका इंटरनल एंगल कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। और इसका पेंटागन का इंटरनल एंगल कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 108 डिग्री। अब आप समझिए दोस्तों, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन? दिस कार्बन इज sp2. What is the hybridization state of this carbon? This carbon is again sp2. And what is the hybridization state of this carbon? It is again sp2.
sp2 में आइडियल बॉन्ड एंगल कितने का होता है? आइडियल 120 डिग्री। पर यहां पर बताइए इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितने का है? तो यहां पर आपको एंगल स्ट्रेन देखने को मिलेगा। होना चाहिए था 120, लेकिन है कितने का? 60। तो अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है। यहां पर भयंकर एंगल स्ट्रेन है। 60 डिग्री बहुत होता है। इधर बात कीजिए, आइडियली बॉन्ड एंगल कितने का होना चाहिए था? 120 डिग्री, लेकिन है कितने का? 90 डिग्री का। बताइए कितने का एंगल स्ट्रेन है? 30 डिग्री का। यहां पर आइडियली बॉन्ड एंगल कितने का होना चाहिए था? 120, लेकिन है कितना? 10.8। अप्रोक्सीमेटली कितने का एंगल स्ट्रेन है बताइए? 12 डिग्री। नाउ आपको ये लाइन समझ में आ रही होगी, रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ती है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो आपका एंगल स्ट्रेन कम होता चला जाता है। This is the authentic explanation. Statement number 1, this is the stability order of the given cations. बिल्कुल सही है। Statement 2, the stability of these cations is related on the basis of angle strain. Yes, this is the authentic explanation. एंगल स्ट्रेन की वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा एंगल स्ट्रेन है। आपका केटाइन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और sp2 होने की वजह से बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए था, पर है कितने का? 60। ट्राइंगल का कितने का होता है? 60। तो दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल स्ट्रेन ज्यादा है। यहां थोड़ा सा रिलीफ मिला है उसको और वहां और भी ज्यादा रिलीफ मिल गया है। दिस इज द ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन। तो यही मैं कह रहा हूं। अब आप देखो, भावनाओं में बह जाओगे ना तो सुलटा दिए जाओगे। भावनाओं में बह जाओगे तो ये क्वेश्चन जब जीओसी में करवाया जाता है, मैं देखता हूं ऐसे क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर के अंदर बच्चे लेकर आते हैं इस इंस्टीट्यूट का उस इंस्टीट्यूट का कि ये आंसर दिया है सर ने। सर कुछ भी दे सकते हैं भाई। सर भावनाओं में बहकर चल रहे हैं, अलग तरीके से चल रहे हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जब तक डेटा नहीं है तो सर तो कुछ भी कह सकते हैं, पर कही गई बात सर की सही हो उसकी कोई गारंटी। यही क्वेश्चन जीओसी में फेंक दिया जाए आपके सामने, आप अलग तरीके से आंसर दे रहे होते। कैसे? 7 अल्फा एच, कितने? 4 अल्फा एच। कौन ज्यादा स्टेबल? 7 अल्फा एच। लेकिन केटाइन नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। आपकी भावनाओं से सब्जेक्ट नहीं चलता है, बल्कि क्लास में ऐसे सेट किया जाता है, रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव, रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव। ये धरा रह गया तेरा रेजोनेंस साइड हाइपर, ले धरा रह गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे केमिस्ट्री में जहां आपके नॉर्मल ट्रेंड साइड में रख दिए जाएंगे। ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। अब आपके केटाइन के क्वेश्चंस हैंडल करने का तरीका बदल जाएगा। जीओसी में एक क्वेश्चन दिया जाता, मैं नहीं समझा पाता दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। आपको लगता यही होना चाहिए क्योंकि जीवन बीत गया ना अल्फा एच के साथ। अल्फा एच ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, डाइजेस्ट नहीं होता तुमको। लेकिन अब मैंने जैसे रियल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, अब आपको साफ पता चल रहा है कि लोचा अल्फा एच का है ही। तो आप बताइए, जब आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो दोस्तों, मैंने अभी भी अपना कॉन्सेप्ट नहीं बदला है, यही मेरी खास बात है। कॉन्सेप्ट के साथ चलता हूं, जितना समझ में आता है उतना बढ़िया है। यहां से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो स्टेबल केटाइन बनाने के, तो आप कौन सा बनाएंगे? तो आज भी जवाब वही है। आपके पास दो ऑप्शन है, ये या ये। नीचे वाला ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब हम इसके साथ यहां जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले लिखवा दिया है, कभी 4 मेंबर रिंग के सामने केटाइन आ जाए या 5 मेंबर रिंग के सामने केटाइन आ जाए, देन वी विल गो फॉर रिंग एक्सपांशन। तो लेकिन सर अल्फा एच तो ऊपर वाले में ज्यादा है, पर आप रास्ता ये ऑप्ट कर रहे हो, तो रीजन क्या रहेगा? रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? छापिए। जोर से बोली गई बात सही हो, जरूरी ध्यान दीजिए इस बात पर। यह मास्टरों का बहुत बड़ा पैतरा है, चिल्ला के बोल देते हैं, बच्चा बोलता है बस यही सुनने आया था। क्या एनर्जी से पढ़ा रहे हो सर, गजब। तो इतनी एनर्जी थी तो पहलवानी करनी चाहिए ना, पढ़ाने का काम तो दिमाग वालों का है। तुम ऑपरेशन थिएटर में एनर्जी दिखाओगे कि दिमाग का इस्तेमाल करोगे?
यस, आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो गए। अरे तेरे मानने से क्या होता है, मैं तो निपट जाऊंगा 2 दिन बाद। ये बात तू धीरे बोलेगा तो भी मैं वैसा ही हूं, और जोर से बोलेगा तो भी मैं वैसा ही हूं। आप सोचिए कितना अजीब लगेगा। पेशेंट आपके पास आया कि सर दिक्कत है, कोई बात नहीं, आप ठीक होंगे, आप यहां आ गए हैं, ठीक हो गए हैं, ऐसा ही तो बोलते हैं। आप सेलेक्ट हो चुके हैं क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं। पर ऐसा होता, डॉक्टर आराम से बोल सकता है भाई दवाई लेनी पड़ेगी, ठीक ऐसे नहीं होगा। ये मैंने देखा है, कोचिंग इंडस्ट्री का मामला यहां बढ़िया चलता है। नीट 2025 ने पलट दिया है, नहीं सही चल रहा था एकदम। जोर से बोलने वाले बोल ही नहीं पाए पेपर को देखकर, कि जोर से तो तब बोलोगे ना जब बोलने का मौका देंगे। और ऑर्गेनिक में ऐसे बहुत स्कोप है दोस्तों, ऐसे बहुत स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो जहां चाहे वहां हाथ पकड़ लेगा, क्योंकि लोग चलते हैं नॉर्मल ट्रेंड से, और ये सब्जेक्ट है एक्सपेरिमेंटल, डेटाबेस है पूरा का पूरा। सुलटा दिया है क्या? तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम इस वाले रास्ते से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहां पर केटाइन को स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है, नो डाउट अल्फा एच ऊपर ज्यादा है, पर इस रास्ते से जाने पर रिलीफ इन एंगल स्टेट, जो कि डोमिनेटिव है आपके अल्फा एच के ऊपर। केटाइन ओवरऑल स्टेबलाइज होना चाहता है, वो चाहे रिंग साइज के बढ़ने से हो, चाहे वो रेजोनेंस के आने से हो, चाहे वो अल्फा एच के बढ़ने से, उसको स्टेबिलिटी से मतलब है। कैसे बढ़ रही है उससे कोई मतलब नहीं। क्लियर हो गया? अब आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि यहां से यहां पहुंचा कैसे। हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों। 1 to शिफ्टिंग से ही पहुंचा है। किससे पहुंचा है? 1 to शिफ्टिंग से ही पहुंचा है, कोई नई बात इसके अंदर नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। चलिए, हम थोड़ा धीरे चल रहे हैं क्योंकि आपका टेस्ट भी है। हालांकि मुझे पूरा यकीन है आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। कुछ लोग जो घर नहीं गए थे, कितने लोग नहीं गए थे घर? काफी लोग नहीं गए थे, काफी मोटिवेटेड है आप। पढ़ाई हुई, बहुत कम लोग होंगे जो पढ़ पाए होंगे, अब रिग्रेट कर रहे हैं कि घर ही चले जाते। तो डिसीजन थोड़े सोच समझ कर, जज्बातों से सिलेक्शन नहीं होते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईएलपी का कुछ काम दिया था, नेक्स्ट वीक से डिस्कस करेंगे, ठीक है।